अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ आज पुराम में न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की बात होगी बल्कि पाकिस्तान फुटबॉल और हमेशा की तरह पाकिस्तान फुटबॉल तकरीबन अब समझ लें 8-10 साल ही हो गए कि कंट्रोवर्सीज की वजह से खबरों में परफॉर्मेंस है नहीं। टूर्नामेंट्स अभी अल्लाह अल्लाह करके शुरू हुए, कराची में इस वक्त नेशनल वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप चल रही है, बट आज लाहौर में जिस अंदाज से एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप ने टेक ओवर किया है, अब खुदा जाने इसमें कौन ठीक है कौन नहीं, क्योंकि फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनती है फीफा के जानिब से, बट उनके जो अपोजिट ग्रुप हैं उनको यहाँ से कोई ना कोई जो है वो एक मदद मिल जाती है। इस पूरी सूरत हाल पर ज़रूर बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका पहुंची है, कोविड टेस्ट पाकिस्तान ने वहाँ पे तमाम क्लियर कर ली। अच्छी बात है क्योंकि न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद पाकिस्तान टीम के साथ जो हुआ था, आपको पता है कि 4-5 टेस्ट ना सिर्फ पॉजिटिव आए बल्कि फिर वहाँ की गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से हमें वार्निंग तक इशू हुई थी। तो इट्स अ ग्रेट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट कि पाकिस्तान टीम यहाँ से चार्टर्ड प्लेन से गई, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और वहाँ जाकर भी अब टीम आज रिलैक्स हो गई है, तमाम टेस्ट क्लियर हैं। कल से टीम ने तैयारी को आगाज़ करना है, उस पूरी सीरीज़ पे ही बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रीप्ले हेडलाइंस। तो रीप्ले हेडलाइन में आपने जानी तमाम पाकिस्तान, इसके अलावा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़। सर अब आपको दिखाते हैं पैकेज। पाकिस्तान टीम जोहानिसबर्ग पहुंची, खिलाड़ी एक लंबी फ्लाइट के बाद वहां पहुंचे, लेकिन अच्छी खबर यह है कि तमाम टेस्ट भी नेगेटिव आ गए हैं। टीम कल से तैयारियों की शुरुआत करेगी, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तो 2 अप्रैल से पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ होगा। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड की हैसियत ये रखता है क्योंकि अब ये हर सीरीज़ आपको जीतने के पॉइंट्स हैं, ना जीते तो मसला है। इसके साथ साथ जब T20 सीरीज़ होगी तो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप की तैयारियों का उसमें पाकिस्तान को भरपूर मौका मिलेगा। और ब्रेक पे हम जरा जाएंगे इसके बाद, और उसके बाद जब वापस आएंगे तो आपके साथ अपने गेस्ट का मैं तारुफ कराऊंगा। लेकिन साबिक कप्तान वसीम अकरम बहुत गुस्से में हैं, और गुस्से में क्यों हैं? जब वो मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो कभी उनको कहीं कचरा दिखाई देता है, कभी उनको कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है, बात वो ठीक करते हैं। और आज उनका टॉपिक था कि पाकिस्तान में कोविड के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि भाई आप मास्क पहन लीजिए, कोविड की जो है वो खिलाफ जो SOPs हैं उन पर अमल कीजिए, खिलाफ वर्जियाँ ना करें। वरना प्लान बी क्या है वसीम अकरम के ख्याल में क्या होना चाहिए, आप प्लान बी शॉर्ट में सुनिए, फिर ब्रेक से आके मजीद बात करते हैं। भी है, देखा भी है कि पंजाब साइड पे, स्पेशली मेरे साइड लाहौर में, इस्लामाबाद, पिंडी में कोविड का थर्ड स्ट्रेन है वो फैल रहा है। यार प्लीज़ SOPs फॉलो कर लो, क्यों एने टीट हो। प्लान बी भी है, प्लान बी है फड़ लो सोटा, और जो SOP ना मने मुद्दा करके 2 लाओ कि फिर मनोगे। नॉर्मल आवाज से तुमने बात नहीं माननी। लेजेंड्स। पुनाम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जोहानिसबर्ग पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान टीम का जो कोविड टेस्टिंग हुई वो भी तमाम नेगेटिव आई, तो अच्छी बात है। कल से पाकिस्तान टीम अपनी तैयारियों का आगाज़ करेगी, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब, हमें स्काइप के कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, और हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रज़ा कलीम स्टूडियो से मौजूद हैं। दोनों को पुराम में खुशामदीद कहते हैं। शाहिद भाई, सबक सीखा न्यूजीलैंड के वाक़े से? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चार्टर्ड प्लेन भी था, फ्लाइट थी, उसके साथ साथ फिर तमाम हैसल फ्री हो गया, और अब पाकिस्तान टीम का फोकस अपने खेल पर रहेगा, तो शुरुआत तो अच्छी है। बिल्कुल अच्छी शुरुआत है, और डर लग रहा था हसन अली के ऊपर के उनका कई दफ़ा टेस्ट पॉजिटिव आ गया था। हारिस रऊफ से डर लग रहा था, इसलिए कि वो भी हिस्टोरिकली एफ्लिक्टेड हो चुके हैं कोरोना से। लेकिन ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, और सबके टेस्ट नेगेटिव आ गए, और कल से पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस करेगी, तो गुड साइंस, अल्लाह करे कि सीरीज़ भी अच्छी हो। बिल्कुल। और पाकिस्तान का रिकॉर्ड अगर देखें तो बहुत ही डोमिनेट किया साउथ अफ्रीका ने, स्पेशली ओवरऑल 79 में से 50 ODI जीते हैं, 28, लेकिन अब चीज़ें कुछ तब्दील हुई हैं कुछ सालों से। ये सारी डोमिनेंस ज़्यादातर 90s में या 2000s में रही, तो अच्छा चांस है आपके ख्याल में, स्पेशली जब अगर हम इस चीज़ को देखेंगे साउथ अफ्रीका ने रिलैक्सेशन दिया प्लेयर्स को, गलबत 2 मैचेस के बाद उनके बहुत सारे प्लेयर IPL के लिए चले जाएंगे, T20 में उनकी 20 स्ट्रिंग टीम होगी। बहरहाल उनको हल्का तो नहीं रह सकते, बट पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ से गया शायद भाई। अब थोड़ा मुश्किल होगा, सीरीज मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि पहले 2 मैच तो उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम होगी, तीसरे मैच में भी उनके जो बैकअप प्लेयर्स हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। साउथ अफ्रीका की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसकी वाइट बॉल जो क्रिकेट होती है वो बड़ी ज़बरदस्त है, उनकी T20 लीग बड़ी अच्छी है। अभी उनकी डोमेस्टिक T20 ख़त्म ही हुई है थोड़े दिन पहले,
तो उनकी टीम काफ़ी मतलब तगड़ी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है और उनका बैकअप भी बड़ा अच्छा है। तो वनडे सीरीज़ तो बहुत ही मुश्किल है, जैसे आपने कहा कि इतने पाकिस्तान 50 मैच हारा हुआ है आउट ऑफ 79, 28 के करीब जीता है, एक नो रिजल्ट है और 9 सीरीज़ में पाकिस्तान ने सिर्फ एक वाहिद सीरीज़ वो 2012-13 में जीती थी जब मिसबाह उल हक कप्तान थे और एक वो बड़ा हनीमून पीरियड चल रहा था पाकिस्तान का, 7 के 8 पाकिस्तान ने सीरीज़ कंसेक्यूटिव जीती थी मिसबाह के अंडर में। वही एक सीरीज़ हमारी मेमोरेबल सीरीज़ है, तो मुश्किल सीरीज़ होगी। पाकिस्तान को बहुत बहुत अपनी कारकर्दगी को ह्यूजली लिफ्ट करना होगा अगर ये सीरीज़ जीतनी है। 2-1 साउथ अफ्रीका का लग रहा है, बल्कि मुझे तो 3-0 ही लग रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका में जाके काफ़ी स्ट्रगल करती है। ठीक है, शाहिद भाई तो अभी से मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं सीरीज के हवाले से, लेकिन मैं जरूर रजा से बात करूंगा। रजा, आप रैंकिंग के हवाले से मुझसे बात करते हैं, सिनेरियोज क्या हैं? क्योंकि ऑब्वियसली एक तो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए वनडे सीरीज तो ऑब्वियसली उसका हिस्सा है, वर्ल्ड सुपर लीग का, फिर जो T20 है उसका भी ताल्लुक वर्ल्ड कप से, इसलिए कि आपका जो कॉन्फिडेंस यहाँ से रिस्टोर होता है। बट इवेंचुअली जो नॉर्मल रैंकिंग से क्या इसका असर रहेगा दोनों सीरीज पर? देखिए, बिल्कुल वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन राउंड का हिस्सा है ये वनडे सीरीज़। रैंकिंग से ज़्यादा भी डिपेंड करता है कि टीमें जीतें और वर्ल्ड रैंकिंग टाइम वर्ल्ड सुपर लीग जो है उसमें पॉइंट्स हासिल करें। अगर रैंकिंग की बात करूं तो रैंकिंग में पाकिस्तान वनडे में इस वक्त 6ठे नंबर पर मौजूद है और साउथ अफ्रीका 5वें पर है। अगर पाकिस्तान को अपनी रैंकिंग इंप्रूव करनी है तो एक ही रास्ता है, पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप करना होगा। क्लीन स्वीप करने की सूरत में पाकिस्तान 6ठे से 5वें पे आएगा और साउथ अफ्रीका 5वें से 6ठे पे चले जाएगा। इनकेस अगर साउथ अफ्रीका ने क्लीन स्वीप कर दिया पाकिस्तान को तो पाकिस्तान तो 6ठे पे ही रहेगा, लेकिन साउथ अफ्रीका 5वें से 4थे पे पहुँच जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं T20 सीरीज़ की बात करूं, T20 सीरीज़ में भी पाकिस्तान अभी 4थे पर है, साउथ अफ्रीका 6ठे पे है, तो वहाँ पे पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अगर चारों पाकिस्तान जीत भी जाता है तो पाकिस्तान 4थे पर ही रहेगा, लेकिन पाकिस्तान को हार से बचना होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका अगर 3-0 या 4-0 जीतता है ये सीरीज़ तो पाकिस्तान नीचे आ जाएगा, 5वें पे पहुँच जाएगा। चलिए, तो बड़ी आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी तमाम इस रैंकिंग के हवाले से। और अगर हम बात करें रजा, ऑब्वियसली जो कॉम्बिनेशन है, स्पेशली अगर पहले वनडे सीरीज़ की बात कर लें, और शायद भी वनडे सीरीज़ पे आपका तो आपके ख्याल में क्या फोकस रहेगा? क्योंकि इस वक्त कोई इमीडिएट हमारा गोल नहीं है, क्योंकि 2023 में वर्ल्ड कप है, अभी बहुत सारी चीज़ें हमें ठीक करनी है, जैसे कि शर्जील की वापसी हुई, उन्हें कहाँ खिलाना है, फ़खर मौजूद हैं, इमाम मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो नीचे हमारे पास अब कुछ पावर हिटर्स के लिए भी हमने कुछ ऑप्शन रखे हैं। आसिफ अली की भी वनडे टीम में वापसी हुई है। आपके ख्याल में वनडे सीरीज़ कितना अच्छा मौका है कि हम अब इन चीज़ों को थोड़ा ऑर्डर में ले ही आए? मेरे ख्याल में काफ़ी तितर बितर हुई भी हमारी वनडे टीम कुछ अरसे से। थोड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान को कॉम्बिनेशन भी बनाना, इसलिए कि पाकिस्तान हारिस सोहेल रेगुलर पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में वो एक ही मैच खेल सके, फिर वो इंजर्ड हो गए थे और अगले दोनों मैच वो नहीं खेल पाए थे। तो पाकिस्तान को 5 नंबर पे किसको बैटिंग करानी है देखना होगा। अगर फ़खर से ओपनिंग करा रहे हैं, फ़खर और इमाम से, 3 नंबर पे बाबर आजम आ रहे हैं, 4 नंबर पे हैदर अली आ रहे हैं, तो सोचना पड़ेगा कि 5वें नंबर पे अगर या तो दानिश अजीज को डेब्यू दिया जाए, या एक ऑप्शन एक और भी अच्छा है कि अगर सरफराज को बहैसियत बैट्समैन खिलाएं और फिर 6 नंबर पे रिजवान और फिर जो भी ऑलराउंडर्स हैं, फ़हीम अशरफ, शादाब खान और फिर बॉलर्स। तो ये देखना पड़ेगा पाकिस्तान को कि क्या कॉम्बिनेशन बनता है पाकिस्तान। इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ अगर हम देखें तो वहाँ पर इंग्लैंड में भी पहले ये होता रहा है, और अब इंडिया तो ऑब्वियसली उनके पास 2 से 3 विकेट कीपर बैट्समैन आए। सरफराज की फॉर्म बहुत अच्छी थी PSL में। आपको लगता है कि एक चीज़ तो चले उनके साथ बड़ी अच्छी है कि वो टीम से बाहर तो हुए थे बट बहुत लंबा अरसा नहीं हुए, स्क्वाड में मौजूद हैं, 11 में जगह नहीं मिल पाती है उनको। और एक आपको याद है न्यूजीलैंड में कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि शायद वो खेलना नहीं चाहते थे, फिर एश्योरेंस कराई गई थी। सरफराज को कैसे टीम मैनेजमेंट को यहाँ पर शायद भी उनको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी हैं, सिर्फ अगर बार बार टूर पर ले जाते रहेंगे, वो डोमेस्टिक भी नहीं खेल पा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस नीचे आ जाता है। आपके ख्याल में ये ऑप्शन कैसा रहेगा कि उन्हें बतौर बैट्समैन हम लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में खिलाएं? हैविंग सेड दैट कि उन्होंने खुद ये अपॉर्चुनिटी बहुत दफ़ा मिस की जब वो खुद कप्तान भी थे। देखिए, अच्छा खासा एवरेज है, अगर मुझे सही याद है तो 35-36 का वनडे में एवरेज है सरफराज का। और सरफराज की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यह है कि वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं, जो कि वनडे में बहुत ज़रूरी होती है। फिर आप अगर उनको 4थे नंबर पे भी लेके आए और हैदर को 5वें नंबर पे लेके आए, इसलिए कि हैदर हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, आपको स्लॉग ओवर्स में उनकी बैटिंग चाहिए होगी, रिजवान की स्लॉग ओवर्स में चाहिए होगी, फ़हीम अशरफ, शादाब खान की स्लॉग ओवर्स में, और अगर आसिफ खेलते हैं आसिफ की भी स्लॉग ओवर्स में, तो उनको 5 के नीचे रखें जो भी ऑप्शंस आपके पास है। तो सरफराज कुड बी वेरी गुड ऑप्शन, इसलिए कि वो ठहर के खेलते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं, और यही चीज़ें आपको वनडे में चाहिए।
शायद भाई ओपनिंग प्लेयर जो है वो हमें T20 में रिजवान दिखाई दे रहे थे, बट इवेंचुअली हमने देखा शर्जील की वापसी हो गई। अब बाबर तो मौजूद है ही है, फिर वनडे के अंदर तो इमामुल हक भी मौजूद है स्क्वाड के अंदर। आपको क्या लगता है, आपके पास काफ़ी इनसाइड न्यूज़ होती है, आपको लगता है कि ओपनिंग में कुछ चेंज होगा T20 में, रिजवान बदलसुर खेलेंगे, और इसी तरह वनडे में हमारी अप्रोच क्या होने वाली है? ये चीज डिपेंड करेगी शर्जील की फिटनेस के ऊपर कि उनको वो जो गोल्स दिए गए हैं और वो जो पाकिस्तान का जाहिर है T20 मैच 10 अप्रैल को है और उस वक्त तक अच्छा खासा उनके पास टाइम है। तो अगर आपने अभी से वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है तो शर्जील और बाबर से ही आपको जाना पड़ेगा। 3 नंबर पे आप चाहें तो रिजवान को रख सकते हैं। रिजवान भी अच्छी हिटिंग कर रहे हैं और T20 में, और उन्होंने अपनी जगह पक्की की है, स्ट्राइक रेट अपना बेहतर किया है। तो अभी तक तो यही लग रहा है कि शर्जील और बाबर ही ओपन करेंगे T20 में। ठीक है, आपसे बॉलिंग के हवाले से मैं भी सवाल करूंगा शायद भी, लेकिन रजा पहले अगर मैं आपसे साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ पे बात करूं, जैसे कि पहले 2 मैचेस में बड़ी अच्छी खासी टीम है, और फिर दूसरा पाकिस्तान ने उन्हें रिसेंटली जो है वो काफ़ी मार भी है उनको पड़ी। पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ भी हार गए, फिर T20 सीरीज हार गए, तो बेताब तो वो बहुत ज़्यादा होंगे। दूसरा, हमेशा से वो अपने मुल्क में ऑस्ट्रेलिया को भी कभी नहीं छोड़ते हैं, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी उनका, साउथ अफ्रीका का। तो शायद भी वाली बात कि दिस सीरीज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, और रिकॉर्ड भी ये बताते हैं। बिल्कुल, देखें डिफ़िकल्ट हो गया, और मैं तो बोल रहा हूँ कि पुरानी टीम से ज़्यादा यंगस्टर से ज़्यादा खतरा होता है पाकिस्तान के सामने। जब हीरो बनाते हैं ना, हमेशा हीरो बना देते हैं, पता नहीं होता है किस तरीके से सामने वाला अपोजिट बैट्समैन या बॉलर खेलेगा। तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल आसान नहीं होगी। शुरू में पाकिस्तान को स्टार्ट अच्छा लेना चाहिए। मेरे ख्याल से जिस तरह सरफराज की बात हो रही थी, मुश्किल सीरीज़ है, सीनियर के साथ जाना चाहिए ताकि वो एक टीम को लेके चलें। स्टार्ट अच्छा होगा तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और फिर हम आगे जाके साउथ अफ्रीका को ज़रूर पकड़ सकते हैं। ठीक है, शायद भी एक चीज़ बड़ी अच्छी है गुज़श्ता चंद सीरीज़ के मुकाबले में, बल्कि शायद 1-2 साल बाद ऐसा हो रहा है कि शाहीन भी पीक पर हैं, और फिर हसन अली अगर जैसे वो हैं फिट और परफॉर्मेंस लेके गए हैं, तो बड़े अरसे बाद हमें वो चैंपियंस ट्रॉफी वाली थोड़ी सी याद आ रही है कि हमारे पास 2 बड़े मंझे हुए फास्ट बॉलर्स हैं। स्पेशली हसन के आने से आप समझते हैं हमारी जो लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट है उसमें हसन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उनके आने से ही हमारी बॉलिंग मुझे पहले से काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। हसन अली का इस वाइट बॉल सीरीज में कम से कम दोनों वाइट बॉल सीरीज में फिट होना बड़ा जरूरी है। वो फिट रहे हैं इसलिए कि वो अच्छे परफॉर्मर हैं, मिडिल ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, और इस वक्त वो सब पाकिस्तान के सबसे एक्सपीरियंस पेस बॉलर हैं। शाहीन का भी उनसे एक्सपीरियंस कम है, बाकी बॉलर्स का भी उनसे एक्सपीरियंस कम है, तो वो एक तरह से लीडर ऑफ द अटैक बन गए। तो उनको उनकी फिटनेस बड़ा इंपॉर्टेंट होगी पाकिस्तान के लिए, T20 में भी, वनडे में भी। और फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर जिम्बाब्वे में खेले उनको 2 टेस्ट मैच। ठीक है, ओडीआई रिकॉर्ड बता दें, साउथ अफ्रीका में 34 मैचेस पाकिस्तान साउथ अफ्रीका ने खेले हैं, 12 पाकिस्तान से जीता है, 21 में साउथ अफ्रीका की कामयाबी रही है। इसी तरह T20 रिकॉर्ड में भी पाकिस्तान का थोड़ा बेहतर है, 7 मैचेस में से हम 3 जीते हुए हैं, 4 हारे हुए हैं। बट शायद भाई ऑब्वियसली इस वनडे और T20 टीम में काफ़ी चीज़ें जो है वो देखने वाली, जैसे कि इमाद वसीम को हमने नहीं रखा, बहुत ज़्यादा इस पर शुएब अख्तर ने बात की और बाकी लोगों ने भी कि कम से कम उनको लिमिटेड ओवर सीरीज में होना चाहिए था। फिर जाहिद महमूद T20 में नहीं है, वो टेस्ट में चले गए। आपकी राय क्या है, हम कोई राइट कॉम्बिनेशन बना पाएंगे? स्पेशली पहले वनडे की अगर बात कर लें तो हमारे मेन आपके ख्याल में बॉलर्स कौन से हो सकते हैं 4-5? देखिए, पाकिस्तान को कोशिश तो यही करनी चाहिए कि स्पिन पे ज़्यादा तवज्जो रखे, इसलिए कि साउथ अफ्रीकन स्पिन जो ये नई ब्रीड है उनकी, जो T20 ज़्यादा खेलते हैं, वो इतना अच्छा स्पिनर्स को नहीं खेलते। पहले ज़माने में जैसे उनके पास हाशिम मामला थे, डिवेलियर्स थे, नील मैकेंजी टाइप प्लेयर थे, तो वो बड़ा स्पिनर्स को अच्छा खेलते थे, ग्रेम स्मिथ थे। अब की जो जनरेशन है साउथ अफ्रीका की, वो इतना अच्छा नहीं खेलती। तो कोशिश ये करें कि 2 स्पिनर खिला लें, नवाज और शादाब, वो आपको बैलेंस भी देंगे, बैटिंग भी दोनों अच्छी करते हैं, और उसके साथ आप फिर पेस बॉलिंग अटैक अपना रखें। तो पाकिस्तान को कॉम्बिनेशन के ऊपर बड़ा सोच समझ के खेलना होगा। और लिमिटेड लेवल में शायद वनडे में आपको लगता है साउथ अफ्रीका उन्हीं पिचेस की कोशिश करेगा जो वहाँ की रवायती पिचेस हैं, जहाँ एशियन जो बैट्समैन हैं या जो टीमें हैं वो स्ट्रगल करती है। T20 में तो मार धाड़ होती है, ज़्यादा रन बनते हैं, शायद इतना मैटर नहीं करेगा। बट आप ODI सीरीज में शायद भाई कैसी पिचेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? आपको लगता है कि वही पिचेस तैयार होंगी जैसे वो माजी में करते रहे? देखिए, 2 ही वेन्यूज हैं, T20 के भी और वनडे के भी, सेंचुरियन और जोहानिसबर्ग, दोनों बड़ी जबरदस्त तेज विकेट हैं। सेंचुरियन की बहुत वन ऑफ द फास्टेस्ट पिचेस इन द वर्ल्ड, जोबर्ग की भी बुल्स रिंग उसे कहते हैं, इसीलिए बुल्स रिंग भी कहते हैं कि वो बड़ी तेज विकेट है। बाउंस बहुत अच्छा होता है इन पिचों पर, उस बाउंस और कैरी जो बॉल की होती है उससे पाकिस्तानी बैट्समैनों को नबरदाजमा होना पड़ेगा, जो कि अच्छा खासा मुश्किल होगा पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए। और यही जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो एक दफ़ा से ज़्यादा
टूर कर चुके हैं साउथ अफ्रीका का, जैसे बाबर आजम है, जैसे सरफराज हैं, इनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। फ़खर भी जा चुके हैं पहले, इमाम भी जा चुके हैं वहाँ खेलने के लिए, तो इन प्लेयरों को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हैदर का पहला टूर है, आसिफ भी वहाँ पे मिजानसी सुपर लीग खेल चुके हैं, तो उनको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है साउथ अफ्रीका की पिचों का। तो ये देख के चीज़ें फैसला करनी पड़ेंगी। पिचेस दोनों बहुत तेज़ हैं। ठीक है, आखिर में रजा आपसे मेरे ख्याल में बहुत सारे प्लेयर के पास एक चांस भी है, क्योंकि बहुत ओपन प्लेसेस हैं और यंगस्टर्स यहाँ जो परफॉर्म कर सके, तो ये एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर है। और आई थिंक इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि 4 आपके पास T20s हों, 3 वनडे हों, अप टू द यंगस्टर्स के वो इसको पूरा यूटिलाइज करें। बिल्कुल मौका है। और देखें परफॉर्म भी कर रहे हैं, जिस तरह शादाब के लिए अपनी जगह बनाना मुश्किल हो रहा है, उस्मान कादिर कंपटीशन आ गया, कंपटीशन आ रहा है, और फ़हीम अशरफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। जिस तरीके की फॉर्म में है और साउथ अफ्रीका की कंडीशंस उनको मेरे ख्याल से सूट करेंगी, तो फ़हीम अशरफ, बाकी उस्मान कादिर, आगे चल के जाहिद महमूद को भी मेरे ख्याल से शायद मौका मिलेगा, तो उनको भी परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, शाहिद हाशमी साहब और रजा कलीम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से बाद पाकिस्तान फुटबॉल में कंट्रोवर्सीज अगेन, और उन्हीं को डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट पे हमने बात की, पाकिस्तान फुटबॉल में बात करेंगे, लेकिन हालिया अरसे में जैसा कि एक कंट्रोवर्सी चलती आ रही है, और आज क्या हुआ कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन तनाज़ात का फिर शिकार हुई है, और इंजीनियर इशफाक ग्रुप ने लाहौर में जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर यानी कि फीफा हाउस है, वहाँ पर चार्ज संभाला जाकर, और चेयरमैन नॉर्मलाइजेशन कमेटी हारून मलिक वगैरह मौजूद थे। उसके बाद उनके एक मौका भी सामने आया, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कि पहले अपने स्पोर्ट्स रिपोर्टर अबूबकर से पूछते हैं कि अबूबकर, बेसिकली अगेन वही प्रॉब्लम कि पाकिस्तान फुटबॉल में फीफा भी शायद नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाता है, बट कोई ना कोई और कंट्रोवर्सी आती है। आज एग्जैक्टली क्या हुआ है? और जो फुटेजेस मैंने देखे, लग ये रहा है जैसे शीशे वगैरह टूटे हैं या तोड़े गए हैं। जी अबूबकर, हुए थे वहीं पर आके खड़े हो गए हैं, और जो 19 माह पहले यही इंजीनियर इशफाक ग्रुप बरसर इक़्तिदार था, और 2022 तक अपने इक़्तिदार को ये क्लेम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद एक मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे थे दोनों ग्रुप, जिसके अंदर फीफा ने इन्वॉल्वमेंट अपनी की, AFC ने अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसके अंदर शो की, जिसके बाद दोनों ग्रुप जो है वो आए थे और टेबल पे बैठे, और एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है उसका क्या अमल में लाया गया। ठीक है, और आज क्या हुआ अबूबकर, ये जो सिनेरियो बना इसमें टेक ओवर बड़ी बात है क्या? एग्जैक्टली क्या कहानी है ये? देखिए गफार, आज हुआ ये है कि जो इशफाक ग्रुप है, इन्होंने एक चीज दोबारा उसी तरफ गए हैं। इन्होंने अपने आप को क्लेम किया कि हम ही सदर हैं। अच्छा। हम ही पाकिस्तान फुटबॉल की फेडरेशन है, और हम जो है वो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कमेटी जिनका काम था तमाम तर मामला को हल करना और एक नए इलेक्शन की तरफ जाना, उनको कराने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि किसी किस्म का इवेंट्स करवाने इनका काम नहीं था। इनका काम था कि दोनों ग्रुपों को बैठाते और यहाँ पर एक शफाफ आपसे इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। चेयरमैन नॉर्मलाइजेशन कमेटी हारून मलिक साहब भी हमारे टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। हारून साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है सारी सूरत हाल पर एग्जैक्टली? और स्पेशली मेरा जो अभी से कंसर्न है, आगे चल के हो भी जाएगा शायद, फीफा का इस पे क्या रद्द-ए-अमल होगा? सर, इसमें देखें, जो मेरा मौक़िफ़ है वो तो फैक्ट्स पे बेस्ड है। जी जी। आज ये हुआ कि 1-1:30 बजे लगभग ये अशफाक शाह साहब अलॉन्ग विद मेनी अदर पीपल वो फीफा हाउस में आए, और उन्होंने जिस तरह भी किया और कहा कि अब आप लोग सारे निकलें, हमें चार्ज दें, और जो भी एक उनका लाए अमल उन्होंने किया, विच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। और उन्होंने हमें वहीं डिटेन भी कर लिया, फिजिकली हरास किया। उन्होंने कहा कि नो वन कैन लीव जब तक तुम लोग चार्ज नहीं हैंड ओवर करोगे। तो उन्हें समझाने की कोशिश की कि सर, ये आपका मेरा मामला नहीं है, दिस इज अबाउट पाकिस्तान फुटबॉल एंड अबाउट पाकिस्तान, बिकॉज अगर खुदा ना खास्ता हम उस स्टेज पे आ जाते हैं कि फीफा दोबारा बैन कर देगी, तो मतलब पूरा पाकिस्तान हम कहीं फुटबॉल नहीं खेल। अच्छा हारून साहब, एक जो चीज़ है, ऑब्वियसली उमैद वसीम भी हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे डॉन अखबार के बड़े सीनियर फुटबॉल जर्नलिस्ट हैं और उनकी बड़ी गहरी निगाह होती है। बट अगर मैं आपसे पूछूं, जो उनका जो अबूबकर फरमा रहे थे कि जो अशफाक ग्रुप है, उनका अगर ये कहना है कि
इंतखाबात या वो जो रिकॉन्सिलेशन वाला मामला है वो इतने महीनों में नहीं हो सका। हारून साहब, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? एग्जैक्टली वो जो कह रहे हैं उसमें क्या सदाकत है, या आपका इस पे आर्गूमेंट क्या होगा? उसमें से देखें, जो फीफा का मैंडेट है वो 5 रुकनी मैंडेट है। मैंडेट नंबर 1 है डे टू डे ऑपरेशन, मैंडेट नंबर 2 है रजिस्ट्रेशन स्क्रूटनी, और उसके बाद इलेक्शन जो है वो चौथे और पांचवें नंबर पे आता है। इसका मतलब क्या है? फीफा कहता है कि डे टू डे ऑपरेशंस जो है वो फुटबॉल नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि फुटबॉल रुकती है तो फुटबॉलर का नुकसान है, और फीफा का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि स्पोर्ट होनी चाहिए। ठीक है। इलेक्शंस का मैं काफी अरसे से बताया हुआ है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हम रोड मैप प्रेजेंट कर देंगे, तो पूरे इलेक्शंस का आपको तरीका। अच्छा, आपका इरादा ये था कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में रोड मैप आएगा, और इलेक्शन कब तक सर आपके ख्याल में हो जाने थे? वो इलेक्शन से मेरा ख्याल है कि इस साल के एंड तक we would have been at the stage where elections would have happened and the new body would have taken charge and taken over. ओके, और आखिर में आपसे पूछ लेता हूँ, फिर उमैद से मैं जरूर तजिया लूंगा सारी सूरत हाल पे कि उनका दोनों तरफ क्या मौक़िफ़ है। लेकिन हारून भाई, आपके ख्याल में अब एग्जैक्टली फीफा क्या क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? ये एग्जैक्टली इसको आप पूरी सिचुएशन को डिस्क्राइब कैसे करेंगे बतौर चेयरमैन नॉर्मलाइजेशन कमेटी, और ऑब्वियसली फीफा के नुमाइंदे ही तस्वुर किए जाएंगे? हाँ जी, क्योंकि फीफा ने मुझे डायरेक्टली अपॉइंट किया तो मैं फीफा रिप्रेजेंटेटिव हूँ पाकिस्तान के लिए। पूरा मामला तो मैं उन्हें यही बताऊंगा जो फैक्ट्स ऑफ द केस हैं। आई विल एक्सप्लेन व्हाट हैज हैपेंड। मेरी जो इस वक्त सबसे ज्यादा कोशिश है वो ये है कि पाकिस्तान बैन ना हो, बिकॉज सबसे ज्यादा नुकसान एज अ नेशन, एज अ कंट्री, एज अ कम्युनिटी हमें होगा अगर उन्होंने पाकिस्तान को बैन कर दिया। सो इस वक्त मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस चीज को किसी तरह सेव कर लें। ठीक है हारून साहब, तो कल आप जाएंगे दोबारा? अभी कल तो खैर संडे है, लेकिन मंडे आप जाएंगे दोबारा फीफा हाउस? क्या आपका हिकमत अमली क्या होगी आपकी? सर, उधर तो आई वाज फेसिंग फिजिकल थ्रेट। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से निकला हूँ। ठीक है, क्योंकि बहरहाल जो भी वो आप समझ सकते हैं वो। चलें, इसमें जो दूसरा ग्रुप है इंजीनियर इशफाक ग्रुप, उनको भी हम प्रोग्राम में जरूर मदू करेंगे, क्योंकि दोबारा उनका मौक़िफ़ भी हम जरूर लेंगे। लेकिन हारून मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उमैद वसीम हमें ज्वाइन करें, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और डॉन अखबार के सीनियर फुटबॉल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। उमैद, अगेन आपके साथ अनफॉर्चुनेटली 2-3 साल में जब भी बात हुई, सिवाय यही मामला के, पहले ऑब्वियसली गोल प्रोजेक्ट के मसले मसाइल थे, फिर नॉर्मलाइजेशन कमेटी में एक हमजा साहब आए, फिर मलिक साहब आए, आज तो एक वो जैसे वो कह रहे हैं अजीब सूरत हाल है। मुझे नहीं पता इसमें सदाकत क्या है, दूसरा मौका भी आ ही जाएगा, बट आपकी बड़ी गहरी नज़र है, सूरत हाल है क्या आज हुई जो बनी, और अब आगे क्या होगा उमैद? आज जो हुआ है पीएफएफ हाउस में, इट्स वेरी शेमफुल पाकिस्तान फुटबॉल के लिए। मतलब ये वन ऑफ द डार्क डेज ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल आप कह सकते हैं। ओके, बिकॉज फीफा ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगाई थी ताकि चीजें वापस ऑन ट्रैक आए पाकिस्तान फुटबॉल की। काफी अरसे से जैसे हमारी बातचीत होती रहती है, यही है कि पाकिस्तान फुटबॉल बड़े डोल्डम्स में है। इलेक्शन इतने कंट्रोवर्शियल बने हुए थे, नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई थी इसीलिए ताकि ये सब जो मैस हुआ था इतने सालों में वो क्लियर आउट हो सके। आज उस पर एक एडेड इम्पैक्ट आ गया है ये टेक ओवर से, क्योंकि बेसिकली जो मुझे लगता है कि अब फीफा का पेशेंस माइट रन थिन, क्योंकि फीफा बहुत अरसे से जो है इस सिचुएशन को पैसिफाई करने की कोशिश कर रही थी इन ऑफिशियल्स को कि जी इलेक्शन हो जाएंगे। अब ये उमैद, जैसे इलेक्शन हो क्यों नहीं पाए? क्योंकि जो हमजा साहब थे या हारून मलिक साहब भी कहते हैं कि अप्रैल में उन्होंने कोई रोड मैप बताना था, इस साल के आखिर तक का डिले की वजह क्या है, और आपके ख्याल में क्यों ये मामला फीफा भी, मुझे लगता है शायद वो भी कहीं आकर पाकिस्तान में शायद फंस गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि इसको सॉल्व कैसे करना है। एग्जैक्टली हर्डल है क्या उमैद जिसकी वजह से ये हद ही हो गई? मतलब कि 2 साल हो गए ना इलेक्शन हो पाए अभी, और मामला बजाय जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि बजाय ठीक होने के मजीद उलझ गए हैं। बिल्कुल देखिए, अभी जो इलेक्शन तरह होने हैं ना, एक बड़ा एक लंबा प्रोसेस है जिसमें इलेक्शन होंगे इवेंचुअली पीएफएफ प्रेसिडेंसी के। असल में जो पीएफएफ के इलेक्शन होते हैं वो हमेशा डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू होते हैं, फिर प्रोविंशियल इलेक्शन से जाते हैं, और फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं। तो जो प्रोसेस है, क्योंकि फीफा का ये एम है कि बिल्कुल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस हो। अब क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस के लिए जो पहला स्टेप है वो क्लब रजिस्ट्रेशन का है। ठीक है, और अब आप ये देखें कि
2015 में लास्ट इलेक्शन में तो बड़े कंट्रोवर्सी का शिकार थे, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान फुटबॉल में इतनी ज्यादा रिफ्ट क्रिएट हो गई। जी। तो अब मसला सारा ये है कि 2015 से लेकर अब 2021 है, इसमें सारे क्लब्स आए हैं, उन्होंने टूर्नामेंट खेले हैं। ये अब बेसिकली डिसाइड करना कि वो क्लब्स बोगस हैं या असल में एग्जिस्ट करते हैं, जी। क्या वो वोट के लिए क्वालिफाई करते हैं, क्या चीजें, ये एक लंबा प्रोसेस है। ठीक और है। ये एक अंडरस्टूड सा फैक्ट है कि जब तक वो रेक्टिफाई नहीं होगा हम इलेक्शन की तरफ जा नहीं सकते। ठीक है, तो उमैद अब मोस्ट लाइकली क्या होगा, मतलब जैसे हारून मलिक साहब कहते हैं कि उनको बहरहाल फीफा को रिपोर्ट तो करनी है और अब तक फीफा ऑब्वियसली उनको आज किसी वक्त ये सारा मामला उनके इल्म में आ ही जाएगा, तो व्हाट इज लाइकली टू हैपन? लेकिन फीफा जो है वो पिछले साल भी बहुत क्लोज आ गई थी पाकिस्तान को बैन करने के। जी। फीफा को ये अंदाजा हो गया था कि ये सिचुएशन इस तरह टैकल नहीं होगी। अब आज जो अटैक हुआ है, ये जो ग्रुप ने किया है, ये ग्रुप जो है वो अशफाक शाह साहब का ग्रुप है। इसमें आमिर डोगर साहब भी हैं जो स्पेशल एडवाइजर हैं इमरान खान साहब के। मतलब बेसिकली ये जो ग्रुप है इसको गवर्नमेंट की बैकिंग भी है। इन अ वे आप ये कह सकते हैं कि लीगल वो एक इलेक्टेड ग्रुप है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन जीते हैं, बट स्टिल क्योंकि अब ठीक है उमैद, मेरे पास वक्त की कमी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि इंजीनियर अशफाक ग्रुप साहब के कोई नुमाइंदे इस वक्त अवेलेबल नहीं थे, बट हम उनका मौका भी ज़रूर लेंगे प्रोग्राम में, चाहे आज या फिर मंडे को, और ज़रूर उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन सूरत हाल बहरहाल पाकिस्तान फुटबॉल के लिए ये ज़रूर है। इस उमैद कह रहे थे कि सिचुएशन ठीक नहीं है और शायद लास्ट टाइम बहुत करीब आ गया था फीफा पाकिस्तान को बैन करने पर, और फुटबॉल वैसे ही नहीं हो रही। नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप तो चल रही है कराची में, पता नहीं अब उसका क्या बनेगा, बट पाकिस्तान फुटबॉल के मामला मजीद बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर इंटरनेशनल फुटबॉल के हवाले से कुछ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो पाकिस्तान फुटबॉल का तो कोई मुस्तकबिल समझ नहीं आ रहा, पर फीफा और पूरी दुनिया में जो फुटबॉल नेशंस हैं वो वर्ल्ड कप 2022 के लिए जो है वो इस वक्त पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं। मैचेस हुए हैं और ऑब्वियसली जिन मैचेस की हम बात कर रहे हैं, नेदरलैंड को शिकस्त हो गई, बेल्जियम की कमबैक जीत है, फ्रांस ने ऑब्वियसली अपना जो है वो टाइटल डिफेंस शुरू किया। तो आप अहमद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, ऑब्वियसली पाकिस्तान फुटबॉल पर तो हमने बहुत डिटेल बात की और मेरे ख्याल में दाई बात की जाए और देखा जाए कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती है, बट जो ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैचेस चल रहे हैं, स्पेशली नेदरलैंड्स की जो शिकस्त है, टर्की की जीत है, कुछ और भी मैचेस ड्रॉ हुए हैं, आप कैसे एनालिसिस करेंगे जो इस वक्त का जो लास्ट वीक का पूरा एक्शन रहा? बेसिकली ये मेरा ख्याल है एक पूरा साल जो कि पिछला गुजरा है कोरोना के चक्कर में, उसमें थकावट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है प्लेयर्स के अंदर, और डिफरेंट लीग्स में आप ये देख रहे हैं। ठीक है। तो जो बड़ी टीमें उन्होंने ड्रॉज खेले हैं, मतलब स्पेन ग्रीस 1-1 से, फ्रांस यूक्रेन 1-1 से। फ्रांस के पास तो इस तरह की टीम है कि 3 टीमें बना लें तो कम है, तो इतने लड़के उनके पास। लेकिन उसी तरह इटली 2-0 जीता, बेल्जियम 3-1 जीता, इंग्लैंड ने गोल मारे ठीक ठाक, और इंग्लैंड की भी जूनियर टीम खेल रही थी। तो लेकिन आप देख रहे हैं कि फ्रेशनेस के हवाले से कुछ बहुत आपको नजर आ रहा है कि प्लेयर्स अभी फ्रेश नहीं है, वो उस तरह से नहीं खेल पा रहे जिस तरह उनको खेलना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि ओवरऑल स्टैंडर्ड जो है वो फुटबॉल का या जो डिस्प्ले है वो ऑब्वियसली जो भी थकन है, जो कोविड की सारी सूरत हाल है, तो वो अप टू द मार्क नहीं होती, टीम में ग्रूव में आएंगे, कुछ टाइम लगेगा उनको, इवेंचुअली हम थोड़ा सा आगे जाके चीज़ों को क्लियर होता देखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल आगाज है ना, तो बिल्कुल आगाज में अभी बहुत लेथार्जिक चीजें चल रही हैं। क्लब्स के अपने प्रेशर्स हैं। आप देखिए ना, पिछले 1 साल में सिर्फ 1 महीना मिला है इनको छुट्टी का, सब तमाम प्लेयर्स का, जहाँ पर भी है। तो नेदरलैंड्स की जो डिफीट है अगेंस्ट टर्की, ऑब्वियसली इसने हेडलाइंस बनाई हो, तो आप क्या कहेंगे इस डिफीट पर? और ये लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि अभी शुरुआत है, इससे कमबैक तो कर सकता है नेदरलैंड्स। बिल्कुल नेदरलैंड्स कमबैक करेगा, उनका वर्जिल वैन डाइक एक दफा वापस आ जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टर्की को अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। टर्की की एक बहुत यंग क्रॉप जो है, बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की, वो बहुत सामने आ रही है। टफ किस्म का ग्रुप है इनका। जी बिल्कुल टफ है, लेकिन उनके प्लेयर भी मजेदार हैं टर्की के। दूसरी बात यह है कि मेसूद ओजिल जैसा बड़ा प्लेयर जब टर्की में खेल रहा हो, तो ऑटोमेटिकली वो जो लीग की जो एक्साइटमेंट है, उसका स्टैंडर्ड है कि यार हम भी क्विकली बताएगा। इटली मेरी फेवरेट टीम है, लास्ट वर्ल्ड कप में मिस आउट किया था, इस बार तो ग्रुप उनका ठीक है ना, पहुंच सकते हैं।
इस बार पहुंच जाएंगे, इस बार कोई टेंशन नहीं। चलें, ये बड़ी अच्छी आपने बात की है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमने सोचा क्विक जरूर एक इस पे भी दें, एक एनालिसिस लें, क्योंकि वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग है, फुटबॉल वर्ल्ड कप पे काफ़ी नजर होती है। इस बार तो हमारे कॉन्टिनेंट से भी करीब है, कतर में होगा, तो नीदरलैंड की शिकस्त जरूर है, बट टर्की ने ऑब्वियसली उनको हराया है। तो ये चीज़ें इस दफ़ा बड़ी इंटरेस्टिंग बनी है। देखते हैं कि आगे जब इनके दोबारा मैचेस होते हैं, और जैसे अहमद कह रहे थे कि ऑब्वियसली टीमें यहाँ से बेहतर होंगी, तो दिस गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। पुराम रिप्ले 8 देखने का शुक्रिया। अपना वीकेंड एंजॉय करें। मंडे को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।